किसान भाइयों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का कृषि समाचारों के आज के इस अंक में। सबसे पहले एक नजर प्रमुख कृषि समाचारों पर। अब पहले से मिलेगा मौसम अलर्ट। भारत सरकार ने दलहनी फसलों का समर्थन मूल्य घोषित किया। किसान भाई अपनी पसंद की बीमा कंपनी का चयन कर सकेंगे। 32 लाख किसानों को मिलेगा किसान क्रेडिट कार्ड। किसान दिवस हर माह के तीसरे बुधवार को। सीमेप ने विकसित की सौम्या तुलसी। उत्तर प्रदेश में बनेंगे किसान बाजार और असली नकली उर्वरकों की पहचान। किसान भाइयों अब कृषि समाचार विस्तार से। किसान भाइयों अब आपको आंधी, पानी, ओलावृष्टि व दूसरी मौसम संबंधी जानकारी आपके मोबाइल पर एसएमएस के माध्यम से 3 घंटे पहले मिल जाएगी, ताकि आप मौसम की मार से फसलों का बचाव का रास्ता निकाल सकें। अब आप मौसम के उग्र तेवर की जानकारी के लिए रेडियो या टेलीविजन पर निर्भर नहीं रहेंगे। भारत सरकार के कृषि मंत्रालय ने मौसम चेतावनी सेवा नाउकास्ट नामक नए पोर्टल की शुरुआत की है। वास्तव में किसानों के पास मौसम के बदलते तेवर की पहले से ही जानकारी प्राप्त कर सकने का कोई सटीक माध्यम नहीं होता है। इस पोर्टल की मदद से मौसम के बदलते तेवर जैसे आंधी, पानी, ओलावृष्टि, तूफान आदि के बारे में किसानों को उनके मोबाइल फोन पर एसएमएस अलर्ट के माध्यम से 3 घंटे पहले ही दे दी जाएगी। भारत सरकार ने देश में दलहनी फसलों के उत्पादन को बढ़ाने और दालों की बढ़ती कीमतों पर नियंत्रण पाने के लिए 2015-16 के लिए समर्थन मूल्य घोषित कर दिया है। भारत सरकार ने दलहनी फसलों के मूल्य में प्रति क्विंटल 275 रुपए और साथ ही धान के समर्थन मूल्य में 50 रुपए की वृद्धि की है। इस वृद्धि से धान का समर्थन मूल्य 1410 रुपए हो गया है। किसान भाइयों, समर्थन मूल्य वो होता है जिस मूल्य पर सरकार किसानों से उनका अनाज खरीदती है। कृषि लागत एवं मूल्य आयोग यानी CACP की सिफारिशों के आधार पर समर्थन मूल्य घोषित किया गया है। उत्तर प्रदेश सरकार प्रदेश के किसानों को अपनी पसंद की बीमा कंपनी के चुनाव का विकल्प देने जा रही है। इसके लिए बीमा वेब पोर्टल विकसित किया जाएगा। इस वेब पोर्टल में बैंकों के द्वारा KCC विवरण, फसलवार स्वीकृत ऋण सीमा, प्रीमियम कटौती और बीमा कंपनी को प्रीमियम व घोषणा पत्र आदि भेजने का ब्यौरा अपलोड किया जाएगा। बीमा कंपनियों द्वारा इस पोर्टल पर बीमा कवरेज और क्षतिपूर्ति का विवरण अपलोड किया जाएगा। उत्तर प्रदेश सरकार इस साल 32 लाख किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड उपलब्ध कराएगी। इसके जरिए 84,000 करोड़ रुपयों का फसली ऋण दिया जाएगा। किसान क्रेडिट कार्ड का प्रयोग किसान कृषि निवेशों, कृषि यंत्रों, खाद, उर्वरक, सिंचाई संसाधन, बीज खरीद आदि सहित कई कामों में कर सकेगा। उत्तर प्रदेश सरकार ने बैंकों को निर्देश दिया है कि वे किसान क्रेडिट कार्ड के वितरण में सरकार के निर्देशों का पालन करें। उत्तर प्रदेश के किसानों की समस्याओं के निराकरण के लिए प्रत्येक माह के तीसरे बुधवार को किसान दिवस का आयोजन जिले स्तर पर करने का निर्णय लिया गया है। इस आशय का एक पत्र शासन स्तर से प्रदेश के सभी जिलाधिकारियों को भेज दिया गया है। हर माह के तीसरे बुधवार को आयोजित किसान दिवस पर कृषि क्षेत्र से जुड़े हर विभागीय अधिकारियों के अलावा क्षेत्र के प्रगतिशील किसान प्रतिनिधियों और कृषि विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिकों को भी बुलाया जाएगा। जो किसान भाई औषधि पौधों में रुचि रखते हैं उनके लिए यह खुशखबरी है। सीमेप ने औषधीय गुणों से भरपूर तुलसी की एक सौम्या नामक प्रजाति विकसित की है, जो तुलसी की दूसरी प्रजातियों से बेहतर है। इसका उत्पादन दूसरी प्रजातियों से ज्यादा है। इसे दूसरी फसलों के साथ सहफसली के रूप में उगा सकते हैं। 1 हेक्टेयर में 80 से 100 किलोग्राम तक पैदावार मिलती है। 90 दिन में कटाई के लिए तैयार हो जाती है। इसमें तेल प्रतिशत भी अधिक होता है। बाजार में इसका तेल 600 रुपए किलोग्राम तक बिक जाता है। तुलसी के तेल का प्रयोग परफ्यूम, टॉफी, दवाइयाँ, बच्चों के लिए ग्राइप वाटर बनाने आदि कामों में किया जाता है। उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रदेश के किसानों अपनी उपज सीधे उपभोक्ताओं को बेचने के लिए एग्री मॉल की तर्ज पर आधुनिक किसान बाजार बनाने की योजना बहुत शीघ्र शुरू करने जा रही है। इन बाजारों को किसान बाजार के नाम से जाना जाएगा। यहाँ किसानों को कोई मंडी शुल्क नहीं देना पड़ेगा। इन बाजारों में किसानों को अपने उत्पाद का उचित मूल्य दिलवाने के लिए क्लीनिंग, ग्रेडिंग, सॉफ्टिंग और पैकेजिंग आदि की व्यवस्था रहेगी। इन बाजारों को बढ़ावा देने के लिए यहाँ लोक कलाकारों को भी अपनी कला प्रदर्शित करने का मौका दिया जाएगा। किसान भाइयों, खेती बाड़ी में सबसे महंगा निवेश उर्वरकों का होता है। इसी का फायदा उठाकर प्रायः कुछ मुनाफाखोर उर्वरकों में मिलावट कर देते हैं। ऐसे उर्वरक फसल को लाभ तो नहीं पहुंचाते, अपितु आपकी गाढ़ी कमाई का पैसा हड़प जाते हैं। ऐसे में आपको जानकारी होनी चाहिए कि असली नकली उर्वरकों की पहचान कैसे की जाए। कुछ आसान से उपाय हैं जिससे आप आसानी से नकली उर्वरकों की पहचान कर सकते हैं।
जैसे यूरिया की पहचान है कि यह चमकदार, सफ़ेद और लगभग समान आकार की होती है। यह छूने में ठंडा और पानी में तुरंत घुल जाता है। अगर इसे गर्म तवे पर रखें तो पिघल जाता है और आंच तेज करने पर कोई अवशेष नहीं बचता। इस प्रकार आप यूरिया के असली होने की पहचान कर सकते हैं। किसान भाइयों, कृषि समाचारों, खेती बाड़ी की समसामयिक जानकारियों के बाद अब आइए जानकारी लेते हैं कुछ प्रमुख मंडी और ताज़ा औसत भावों की। गेहूं बिजनौर की मंडी में 1460 रुपए, बरेली की मंडी में 1470 रुपए, सीतापुर की मंडी में 1453 रुपए और फैजाबाद की मंडी में 1460 रुपए प्रति क्विंटल भाव रहा। चावल बिजनौर की मंडी में 2120 रुपए, बरेली की मंडी में 2125 रुपए, सीतापुर की मंडी में 2095 और फैजाबाद की मंडी में 2065 रुपए प्रति क्विंटल भाव बिका। चना बिजनौर की मंडी में 4700 रुपए और बरेली की मंडी में 4600 रुपए और फैजाबाद मंडी में 4550 रुपए प्रति क्विंटल के भाव बिका। मक्का बरेली की मंडी में 1250 रुपए, फैजाबाद की मंडी में 1370 रुपए प्रति क्विंटल के भाव रहा। सरसों बिजनौर की मंडी में 3750 रुपए, सीतापुर की मंडी में 3550 रुपए और फैजाबाद की मंडी में 3475 रुपए प्रति क्विंटल के भाव रहा। गुड़ बिजनौर की मंडी में 2550 रुपए, बरेली की मंडी में 2600 रुपए, सीतापुर की मंडी में 2880 रुपए और फैजाबाद की मंडी में 3185 प्रति क्विंटल भाव बिका। बैगन बिजनौर की मंडी में 890 रुपए, बरेली की मंडी में 900 रुपए, सीतापुर की मंडी में 850 रुपए और फैजाबाद की मंडी में 1265 रुपए प्रति क्विंटल के भाव बिका। लौकी बिजनौर की मंडी में 560 रुपए, बरेली की मंडी में 700 रुपए, सीतापुर की मंडी में 450 रुपए और फैजाबाद की मंडी में 400 रुपए प्रति क्विंटल भाव बिका। कद्दू बिजनौर की मंडी में 485 रुपए, बरेली की मंडी में 700 रुपए, सीतापुर की मंडी में 400 रुपए और फैजाबाद की मंडी में 340 रुपए प्रति क्विंटल भाव रहा। हरी मिर्च बिजनौर की मंडी में 1260 रुपए, बरेली की मंडी में 2000 रुपए और सीतापुर मंडी में 1300 रुपए और फैजाबाद की मंडी में 1275 रुपए प्रति क्विंटल के भाव बिका। अदरक बरेली की मंडी में 3800 रुपए, फैजाबाद की मंडी में 4200 रुपए प्रति क्विंटल के भाव बिका। आलू बिजनौर की मंडी में 680 रुपए, बरेली की मंडी में 750 रुपए, सीतापुर की मंडी में 608 रुपए और फैजाबाद की मंडी में 670 रुपए प्रति क्विंटल के भाव रहा। प्याज बिजनौर की मंडी में 1675 रुपए, बरेली की मंडी में 1750 रुपए, सीतापुर की मंडी में 1610 रुपए और फैजाबाद की मंडी में 1510 रुपए प्रति क्विंटल भाव बिका। टमाटर बरेली की मंडी में 1200 रुपए, सीतापुर की मंडी में 1550 रुपए और फैजाबाद की मंडी में 1150 रुपए प्रति क्विंटल के भाव बिका। अगले अंक में हम फिर आपके लिए लेकर आएंगे खेती बाड़ी से जुड़ी नई जानकारियां। तब तक के लिए हमें दीजिए अनुमति। और बताओ बस। अरे ये क्या भैया जी, बस इतनी सी रासायनिक खाद? किसानी छोड़ रहे हो क्या? किसानी नहीं, नादानी छोड़ रहे हैं। मिट्टी की जांच कराई है। अब तो लालाजी जितनी जरूरत है उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे। हाँ किसान भाई आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाएं और मिट्टी में पोषक तत्व, नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें। और हाँ, मिट्टी में गंधक, जस्ता, बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूलें। उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ, धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नीम लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें। अरे वाह, तू तो सचमुच समझदार हो गया रे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर। अम्मा खाना दे दो ना। सबर कर गोलू, अभी दाल नहीं गली है। तू फिक्र ना कर गोलू की अम्मा, अब की बार अपनी दाल खूब गलेगी। क्या मतलब जी? अब की बार NFSM के तहत दाल की पैदावार को बढ़ाने के तरीकों को दिखाने के लिए देश में 1000 क्षेत्र चुने गए हैं, जिसमें हमारा इलाका भी आ गया है। पर इससे हमें क्या फायदा? हमें 5 एकड़ खेती के लिए खाद और कीटनाशक के अलावा बढ़िया बीजों की एक मिनी किट भी मिलेगी। इतनी दाल का करेंगे क्या जी? अरे भगवान, सरकार ने दलहन का समर्थन मूल्य भी खूब बढ़ा दिया है,
और इनकी खरीद का भी पूरा इंतजाम कर लिया है। इससे आमदनी बढ़ेगी और फिर हमारा गोलू अच्छे स्कूल में जाकर के कृषि वैज्ञानिक बनेगा। हाँ जी जी जी। किससे बात कर रहे थे इतना हंस हंस कर? किसान कॉल सेंटर में विशेषज्ञ से खेती के बारे में सलाह ले रहा था। सुबह भी रात को भी? किसान कॉल सेंटर सुबह 6 बजे से रात को 10 बजे तक खुलता है। रविवार को भी? साल के 365 दिन खुलता है। पर तुम ये सब क्यों पूछ रही हो? मैं तो कुछ और ही समझी थी। कृषि संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत समाधान पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 1800-180-1551 पर संपर्क करें। आज तो वसूली करके ही जाऊंगा। घनश्याम, अरे ओ घनश्याम। वो तो स्कूल गए हैं। स्कूल गया है। अरे बहाना तो ढंग का बनाती। हाँ लाला, मैं स्कूल ही गया था, फार्म स्कूल, जहाँ किसानों को सिखाई जाती है खेतों में पैदावार बढ़ाने की हर बात, जैसे मिट्टी के हिसाब से सही खाद, बढ़िया बीज और जरूरत के मुताबिक कीटनाशक, ताकि कम लागत में अधिक मुनाफा। ये पकड़ लाला, तेरा हिसाब साफ। किसान भाइयों नमस्कार। कार्यक्रम कृषि दर्शन के आज के अंक में कृषि समाचारों के बाद आप सभी किसान भाइयों का एक बार पुनः स्वागत है। किसान भाइयों, आज के अंक में हम जानकारी प्राप्त करेंगे कि ऊसर भूमि में धान की खेती हेतु जल प्रबंधन कैसे करें। इस विषय को विस्तार से बताने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं उत्तर प्रदेश भूमि सुधार निगम रायबरेली से परियोजना प्रबंधक डॉक्टर ए.के. तिवारी जी। आइए उनका स्वागत करते हैं। डॉक्टर साहब का बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम कृषि दर्शन में। मैं अपने सभी किसान भाई की तरफ से जानना चाहता हूं कि अगर हमारे किसान भाई ऊसर भूमि में धान की खेती करना चाहते हैं तो सर्वप्रथम नर्सरी लगाएंगे, तो नर्सरी लगाने के लिए किन किन बातों का उनको ध्यान रखना चाहिए? किसान भाइयों को सबसे पहले ऊसर में जो नर्सरी लगाने हैं उसमें एक विशेष रूप से ध्यान रखना है कि ऊसर के क्षेत्र में अगर किसान भाई नर्सरी लगाता है तो 1 हेक्टेयर क्षेत्रफल के लिए कम से कम उसका 10वां हिस्सा नर्सरी में होना चाहिए। इस तरह से 1 हेक्टेयर क्षेत्रफल के लिए 10.1 हेक्टेयर जमीन ऊसर क्षेत्रफल नर्सरी तैयार करने के लिए होनी चाहिए। नर्सरी तैयार करते समय विशेष रूप से ये भी ध्यान रखने की ज़रूरत है कि नर्सरी जो है कम से कम 1.25 मीटर चौड़ी और 8 मीटर लंबी होनी चाहिए। इस तरह से 1 हेक्टेयर ज़मीन के लिए किसान भाइयों को 1000 स्क्वायर मीटर ज़मीन में कुल 100 क्यारियाँ तैयार करनी पड़ेंगी और उन क्यारियों में खास तौर से जुताई अच्छे से होनी चाहिए, खरपतवार नहीं होने चाहिए, साफ़ सुथरा होना चाहिए। उसमें उसके बाद सड़ी हुई गोबर की खाद वगैरह मिला लेनी चाहिए। फिर उसमें नर्सरी के लिए पानी भरना चाहिए और बीज जो उन्होंने भिगोया है उस बीज को बीज शोधित होना चाहिए, बीज प्रमाणित होना चाहिए और उसके बाद उसके नर्सरी में पानी में चल के ज़मीन को गंदला कर लें, उसमें गंदा हो जाए पानी और फिर उसमें बीज डालना चाहिए जिससे मिट्टी से ढक सके। तो विशेष रूप से ये ध्यान रखना चाहिए। ये तो शुरुआती दौर की बात हुई कि नर्सरी तैयार कर ली किसान भाई ने, जब उनको रोपाई करनी होगी जी, तो रोपाई करते समय क्या ध्यान रखे किसान भाई? निश्चित रूप से रोपाई के लिए विशेष अभी तो सबसे पहले जब नर्सरी आपके किसान भाइयों की तैयार हो गई तो कुछ विशेष रूप से धान के लिए ऊसर के लिए एक विशेष रूप से प्रजातियां हैं जो ऊसर के खेत में ही बोते हैं, जैसे CSR 30 है, CSR 36 है, नरेंद्र 359 है, CSR 13 है, 23 है। इस तरह से बहुत सारी प्रजातियां ऊसर की हैं। जब नर्सरी डाल दें किसान भाई तो कम से कम नर्सरी को ये देखते रहें कि नर्सरी स्वस्थ रहे, उसमें किसी भी तरह की समस्या न आए, उसमें खरपतवार न हो और नर्सरी की उम्र कम से कम जब 30 से 35 दिन हो जाए तब ऊसर खेत के लिए वो लगाने के लिए तैयार मानी जाती है। क्योंकि नर्सरी ऊसर में अगर कम अवधि की लगाते हैं तो वो चल नहीं पाती और उसमें पौधे मरने लगते हैं। दूसरी चीज़, जब ये पौध लगाना हो धान में तो एक चीज़ ये देखना चाहिए, धान की जब ऊसर के खेत में लगाने की बात आती है तो विशेष रूप से 30 से 35 दिन के पौधे हों और एक स्थान पर कम से कम 4 से 5 पौध लगाई जाए। और दूसरा एक चीज़ ये भी ध्यान रखना चाहिए कि चूंकि पौध बड़ी हो जाएगी 30 से 35 दिन की,
तो किसान भाइयों को चाहिए कि पौध का ऊपरी हिस्सा टिप्स उसे काट देना चाहिए। क्यों काट देना चाहिए, इसमें ये आवश्यक है क्योंकि धान के अगर ऊपर का हिस्सा काट देता है किसान भाई, तो एक तो वो जो पौधे का ऊपरी हिस्सा है वो जमीन में छूता है, उससे रोग और बीमारी फैल सकता है। दूसरा, ऊपरी हिस्से में नर्सरी में ही जो तना छेदक कीट होती है, उनकी मादाएं नर्सरी में पौधों के टिप्स पर अंडे दे देती हैं। उसे काट देने से, जिससे खेत में जाने से इस कीड़े का प्रकोप न हो, इसको काट के बाहर निकाल के उसे जला देना चाहिए। तो ये विशेष रूप से खासतौर से ऊसर में धान लगाते समय ये ध्यान रखने, रोपाई करते समय विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। दूसरी बात यह भी ध्यान रखने की आवश्यकता है कि जब ऊसर में आपको धान लगाना है तो किसान भाइयों को, चूंकि ऊसर को ऑलरेडी सुधारा जा चुका है, ऊसर सुधरा हुआ है और सुधारने में जो प्योर ऊसर रहा है जिसमें कभी भी कोई फसल नहीं होती है, तो उसमें जो है जिप्सम मिलाया गया है। उसके बाद दूसरा एक फसली ऊसर है जिसमें भी जिप्सम मिलाया गया। तो लीचिंग के बाद अगर उसमें उर्वरक की ज़रूरत नहीं होती, खासतौर से डीएपी और पोटास की, किसान भाई को फिर भी इसकी जांच करा लेनी चाहिए कि अगर उसमें फास्फोरस और पोटास की आवश्यकता तो नहीं है। तो उसके बाद उसमें उर्वरक में खासतौर से दो चीज़, एक तो जिंक सल्फेट, दूसरी यूरिया। तो ऊसर के खेत को 220 किलोग्राम नत्रजन, यूरिया के रूप में अगर देखेंगे तो 260 किलोग्राम, और अगर सी श्रेणी का वो जमीन है जहाँ पर कोई खेती नहीं होती थी तो उसमें जिप्सम, जो खास तौर से जिंक सल्फेट की ज़रूरत होगी 37.5 किलोग्राम, और जिसमें एक फसली होती थी उसमें 27.5 किलोग्राम। इस तरह से दोनों खाद की आधा मात्रा, खासतौर से यूरिया की आधा मात्रा और जिंक सल्फेट की पूरी मात्रा को जमीन में धान लगाने से पहले मिला देना चाहिए और मिलाने के बाद ही उसमें धान लगाना चाहिए। तो ये विशेष रूप से ध्यान रखने की ज़रूरत है। और लीचिंग के बाद उसमें खासतौर से पानी भरा रहना चाहिए जब धान लगाएं किसान भाई, और धान लगाने के बाद कम से कम 3-4 दिन उसमें, बल्कि 5-6 दिन उसमें लगातार 7 दिन तक पानी भरा रहे तो बेहतर होगा, कि जिससे ऊसर में जड़ें पकड़ ले और लीचिंग का जो लवण है वो नीचे जाते रहें। तो इस तरह से ऊसर में खास तौर से धान लगाने के लिए ये विशेष रूप से ध्यान रखना आवश्यक है। खासकर जो आपने डॉक्टर साहब बताया कि 7 दिन तक लगातार पानी की व्यवस्था करनी चाहिए ताकि जड़ें जो है मजबूती से वो भूमि को पकड़ लें। लेकिन जल प्रबंधन की बात मैं आपसे ज़रूर पूछना चाहूँगा कि अगर ऐसे क्षेत्रों में जहाँ पानी कम है किसान भाई के लिए या साधन कम है, तो इस दौरान किसान भाई क्या करें? देखिए, किसान भाइयों को निश्चित ही अगर पानी की समस्या है तो निश्चित ही हम ऊसर में जहाँ तक बात करते हैं, ऊसर में जो सतही पानी है, सरफेस वाटर है, उसका प्रयोग हम कम करते हैं। हम ग्राउंड वाटर को लेते हैं, ज़मीन से पानी लेते हैं और ट्यूबवेल लगाकर उसमें खेत में भरते हैं। और ये देखते हैं कि चूंकि इस पानी से पानी की अधिकता से भी ऊसर बनता है और तो पानी की कमी से भी, तो खासतौर अधिकता जहाँ क्षेत्र है वहीं ऊसर अगर बन रहा है तो हम ग्राउंड वाटर को जब एग्जॉस्ट करते हैं तो वहाँ पर जलस्तर थोड़ा नीचे जाता है और इस पानी को हम मैनेज करके फिर पानी को ड्रेन कर देते हैं। कहीं न कहीं पानी हो जाके बहता है, इकट्ठा होता है, तो हम उतनी ही पानी उसमें देते हैं कि जब हमें पानी की आवश्यकता है। और शुरू में इसलिए पानी की, चूंकि हमें लीचिंग के बाद नमक के कण ऊपर पड़े हुए हैं, हमें ऊपर नीचे उन्हें ले जाना है, इसलिए वो देते हैं। फिर जब हमें पानी ये लगता है कि हमें उर्वरक का प्रयोग करना है तो पुनः पानी निकाल देते हैं और उसमें फिर पानी नहीं रहने देते, क्योंकि फिर हमारे जो उर्वरक डालेंगे उससे जो है उर्वरक का फायदा पौधों को नहीं मिलेगा। और इसलिए उस पानी को निकालने के बाद फिर हम उर्वरक यूरिया का प्रयोग करेंगे। खासतौर से जो 130 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से आपकी यूरिया, आधी मात्रा हमने पहले डलवा दी है जमीन धान लगाने से पहले, और आधी मात्रा को 4 भागों में बांट के जब पानी न रहे खेत में तो इसको डालें। और इसमें ये ध्यान रखें कि खेत में नमी बनी रहे, खेत में नमी बनी रहे। कारण इसमें ऊसर में एक चीज और मुख्य बात है,
ऊसर में सबसे पहली धान हम इसीलिए लेते हैं कि धान का फसल ऊसर में सरवाइव कर जाता है। क्यों? क्योंकि धान में लगातार पानी रहता है बारिश का, और जब बारिश का पानी रहता है तो नमक ऊपर नहीं आने पाते, नमक नीचे की ओर लीचिंग चलती रहती है और नमक ऊपर इकट्ठा नहीं होने पाते। तो इससे क्या होता है कि वो हमारा धान सबसे पहली फसल होती है ऊसर की, जो हम बोते हैं, जो ऊसर को सह लेती है, और उसके बाद ही हम अगली फसल गेहूं की लेते हैं। तो ऊसर में ये निश्चित है कि पानी की अधिकता से भी ऊसर होता है, मगर पानी को अगर हम ठीक ढंग से प्रबंधित करें तो ऊसर को हम सुधार सकते हैं और अच्छे से उसमें अगली फसल भी हम ले सकते हैं। खासकर अगर वर्षा जल की बात करें तो वो ज़्यादा लाभदायक है, या किसान वे अपने कोई साधन के माध्यम से जो है सिंचाई कर सकते हैं? नहीं, एक निश्चित ही कि ऊसर से अगर वर्षा का पानी है तब तो किसान धान के लिए बहुत ही अच्छा है, मगर जहाँ तक सवाल है अगर बाहर से पानी लेने का, नहर का पानी लेने का, तालाब का पानी, उससे बेहतर है कि जमीन का पानी, ग्राउंड वाटर को लें, और जितनी आवश्यकता है उतना ही लें, क्योंकि बरसात में तो पानी लगातार बरसता रहता है। उसको ढंग से प्रबंधित करें तो बेहतर होगा कि ऊसर में ज़्यादा अच्छी फसल होगी। और साहब, जो आपने हमें जानकारी दी है कि ऊसर भूमि में धान की खेती कैसे करें, साथ साथ जल प्रबंधन कैसे करें, कितना आवश्यक है, दो खास बातें आपने जो बताई कि खासकर उर्वरक प्रबंधन अच्छे से करें और जल प्रबंधन अच्छे से करेंगे तो निश्चित तौर पर जो है ऊसरीली भूमि में भी धान की खेती अच्छे से उत्पन्न हो सकती है। तो इन सभी जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मौसम समाचारों में आप सभी का स्वागत है। दक्षिणी पश्चिमी मानसून अब उत्तर प्रदेश के दरवाजे पर पहुंच गया है। आने वाले 2 दिनों में लोगों को उमस भरी गर्मी से राहत मिल सकेगी। मौसम विभाग के अनुसार कल बुधवार को प्रदेश की राजधानी लखनऊ में प्री मानसून बारिश होने की संभावना है। मौसम विशेषज्ञों के अनुसार मानसून ने बिहार में अपनी आमद दर्ज करा दी है। वैसे मानसून के बिहार में पहुंचने की सामान्य तारीख 10 जून होती है, लेकिन मानसून यहां 12 दिन विलंब से पहुंचा। उत्तर प्रदेश में मानसून के सक्रिय होने की सामान्य तिथि 15 जून के आसपास होती है, लेकिन मानसून यहां भी विलंब से आ रहा है। सोमवार को लखनऊ समेत प्रदेश के विभिन्न अंचलों में बादलों की आवाजाही बनी रही। उम्मीद की जा रही है कि 2 दिनों में प्रदेश के विभिन्न अंचलों में भारी बारिश होने की उम्मीद है। किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि अपने खेतों की मेड़बंदी शीघ्र कर लें, ताकि खेतों में वर्षा जल का संचयन हो सके। जो किसान भाई धान की नर्सरी डालने के लिए बारिश की प्रतीक्षा कर रहे हैं, वे खेत का पलेवा करने और नर्सरी डालने की तैयारी कर लें। धान के अलावा खरीफ की दूसरी फसलों की बुआई अगर आपने अभी तक नहीं की है तो उसकी भी तैयारी कर लें। आज का अधिकतम तापमान 39.7 तथा न्यूनतम तापमान 29.3 तक रहने की उम्मीद जताई गई है। किसान भाइयों, ये थे आज के मौसम समाचार। हम फिर आपके लिए लेकर आएंगे खेती बाड़ी से जुड़ी नई जानकारियां। तब तक के लिए हमें दीजिए अनुमति। नमस्कार।